हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं 15 मई 2025 के करंट अफेयर। तो आज प्लेसिस इस न्यूज़ में आपको देखना है मंगोलिया को, और जितना हो सके आप कमेंट करिए, है ना, इसके बारे में, है ना। अब हमारा सेकंड करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों, जेसीआई। ये जेसीआई क्या है दोस्तों? इसने क्या किया है, जो जूट के लिए 2025 से 26 के लिए एमएसपी निर्धारित हुआ था, उसमें इंक्रीज़ किया है, मतलब उस रेट को बढ़ाया है, मतलब जिससे कि किसानों को और फ़ायदा हो सके, है ना। इससे और मतलब जो भी फसल होगी उसमें और मुनाफा किसानों को मिल सके, जो भी जूट की मतलब पैदावार करते हैं, ठीक है। अब इसमें जानने वाली ये न्यूज़ तो आप समझ लिए। अब इसमें जानने वाली बात क्या है कि जूट है क्या, और जूट कैसे होता है, और जूट के जो एक कॉरपोरेशन है जो जेसीआई है, ये क्या करती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जान लीजिए जूट। ये जूट जो है दोस्तों, थोड़ा सा इसको वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है ना। मौसम थोड़ा गर्म रहेगा तो ये अच्छे से ग्रो होता है, ठीक है। इसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर बोला जाता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और बरसात अगर 150 से 250 सेंटीमीटर एनुअली हो तो बहुत अच्छी पैदावार होती है जूट की, ठीक है। जूट आप समझ रहे दोस्तों, जैसे मतलब बैग बनते हैं, रस्सियाँ बनती हैं, रेशे वाली चीज़ है ना। अगर आप गाँव में रहे होंगे तो आपको समझ आएगा। रस्सियाँ वाली ज़्यादा होती है, मतलब रस्सी होगी, बैग हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो इसमें एनुअली कितनी रेनफॉल चाहिए? 150 से 250 होगा तो बहुत अच्छा। और जो मिट्टी होगी दोस्तों, वेल ड्रेन होनी चाहिए, है ना, एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब ये मोस्टली कहाँ उगती है ज़्यादा अच्छी? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास जो मिट्टी है, जो भी मिट्टी है, वो काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच है। तो वो वाली जो मिट्टी है और इनका जो ये पोर्शन है, गंगा या ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये गुड प्रोडक्शन होता है यहाँ पे जूट का, ठीक है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन, ग्लोबली और स्टेट वाइज, ठीक है, ग्लोबली और स्टेट वाइज। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है इंडिया ही है। ये लगभग 55%, 55% ऑफ ग्लोबल, मतलब ग्लोबली जितना भी प्रोडक्शन होता है जूट का, उसमें 55% अकेला इंडिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेकंड आ जाता है बांग्लादेश, थर्ड आ जाता है चाइना, ठीक है। अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है। ये पूरे इंडिया का जितना भी प्रोडक्शन होता है जूट का, उसमें 60%, और 60 कैसे ज़्यादा ही दोस्तों, वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस कर देता है। तो सेकंड आपका आ जाता है आसाम, थर्ड आ जाता है बिहार। ये तीनों राज्य मिलके लगभग देश का 99% ऑफ जूट प्रोडक्शन यही कर देते हैं, ठीक है। अब एक्सपोर्टर अलग चीज़ है दोस्तों। हम प्रोड्यूस तो करते हैं, पर हमारी आबादी इतनी है कि ये जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका मैक्सिमम हम ही लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जान लीजिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में इसीलिए हमारा कोई नाम नहीं उतना, है ना। नंबर 1 पे इस पर आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश लगभग 75% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट का वो यही काम करता है। जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है जूट, उसमें 75% यही एक्सपोर्ट करता है बाहर, है ना। इंडिया मात्र ग्लोबली 7% ही एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। अब बात आ जाती है जेसीआई। जेसीआई क्या है दोस्तों? जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे न्यूज़ में चला है तो एग्जाम में पूछ लेते हैं, है ना। तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। ये किसके अंडर में आता है? तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आएगा, और इसका हेडक्वार्टर क्या है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। मतलब जूट से रिलेटेड जितने भी इशू होंगे, जितना भी इसका प्रमोशन होगा, जितना भी मतलब रिक्वायरमेंट होगा, सारी चीज़ें यही देखता है ना। इंडिया में जो भी मतलब जितनी भी चीज़ें रिलेटेड जूट से होंगी, सारी चीज़ें ये देखता है, ठीक है। ओके दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड करंट अफेयर। थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों? चाइनीज साइंटिस्ट, मतलब आप साइंटिस्ट मान लीजिए, साइंटिस्टों ने क्या किया, एक पैन जीनोम ऑफ एशियन राइस, मतलब जो एशियन राइस है उसकी पैन जीनोम बना दिया है। पैन जीनोम आप समझ रहे हो, ये दोस्तों क्या होता है ना, जैसे कोई स्पीसीज है, वो उसके मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब जैसे कि कोई मतलब आप समझ लीजिए जीनोम होती है ना हर किसी का, मतलब कलेक्टिव जीनोम, मतलब सबका अलग अलग जीनोम को एक तरह से एक साथ कलेक्ट करना, है ना। डिराइव फ्रॉम मल्टीपल इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, है ना, एक ही स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल, है ना। तो ये राइस वाला मैटर क्या है? एशियन राइस पैन जीनोम, मतलब 144 जो कि कल्टिवेटेड और वाइल्ड राइस वेराइटी, इनके जीनोम का कलेक्शन किया गया है किस एशियन राइस जीनोम पैन जीनोम, है ना, जो चाइनीज साइंटिस्ट। इसमें फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कोई चावल जो है मतलब क्लाइमेट रेसिस्टेंट है, कोई क्लाइमेट मतलब चावल जो है मतलब अलग अलग वैरायटी, अलग अलग क्वालिटी होती है, तो उस क्वालिटी से जो चावल बनाया जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट चावलों की क्वालिटी लेके इसको बनाया जाएगा, जो कि मतलब प्रोडक्शन अच्छा होगा। इससे क्या होगा, हम लोग की एग्रीकल्चर में थोड़ा प्रिसाइजन ला देंगे, मतलब कितनी ज़रूरत है पानी की या कोई चीज़ की, तो उस अपने हिसाब से जो डालेंगे एग्जैक्टली होगा। और उसके बाद आप देखेंगे क्लाइमेट रेसिलिएंट होता है, उसके बाद क्रॉप डेवलपमेंट हो सकता है इसकी दौरान, है ना। अब ये ऐसे जैसे इंसानों में भी किया जाता है दोस्तों, मतलब जो बहुत सारे इंसानों का जीन लेके रखा गया है ना, उसको इकट्ठा करके उसमें से मतलब जो भी मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए, तो मतलब एक तरह से ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना ताकि मतलब लोगों को बीमारी ना हो या समथिंग, या फिर आगे चल के स्टडी करने के लिए ये सब चीज़ के लिए जीनोम मतलब इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें आप बस जान लीजिए पैन जीनोम यही होता है कि मतलब डिफरेंट जो एशियन राइस है, डिफरेंट जो राइस की स्पीसीज़ हैं, उनके अंदर में जो भी सही है, मतलब जो भी मतलब जीन इनका इकट्ठा किया गया है, उसमें जो क्वालिटी को उस पर्टिकुलर, जैसे ये वाली राइस जो है इसमें लाना, ठीक है, जिससे कि मतलब क्रॉप डेवलपमेंट में फ़ायदा हो, प्रिसाइजन में फ़ायदा हो, फूड सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों, है ना। अगर मान लीजिए इन सबका पैन जीनोम से जो एक चावल बनेगा, है ना, उसमें ये सारी क्वालिटी होगी, ठीक है। अब राइस के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एक स्टेपल फूड है, आप लोग जानते ही हैं। अब दुनिया का 50% जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ही लोग इसको खाते हैं, ठीक है। एशिया में सबसे ज़्यादा खाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है दोस्तों न्यूज़ में क्या है,
10 ईयर्स ऑफ PMSBY, PMJJBY एंड APY, ये तीनों एक साथ ही आई थी 2015 में दोस्तों, है ना। ये किसके लिए लाया गया था? जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, मतलब जो गिग वर्कर होते हैं, है ना, जिनकी कोई परमानेंसी नहीं होती, मतलब सुबह कमाए शाम को उड़ाए, है ना, टाइप के लोग जो होते हैं ना, उनको फोकस किया गया था इसमें। अब इसमें क्या क्या फोकस किया गया था थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए एग्जाम पर्पस से, जैसे कि इन तीनों को 10 साल हो गए। अब देखिए PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना बीमा योजना, ठीक है, ये बीमा है। इसमें एक्सीडेंटल डेथ को फोकस किया गया और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस को फोकस किया गया। कवरेज कितना है? 2 लाख, अगर डेथ हुआ या टोटल डिसेबिलिटी हुई तब, ठीक है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? 18 से 70 साल का आदमी होगा जो रजिस्टर कर सकता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू या फिर ऑनलाइन बैंक के थ्रू, है ना, कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है दोस्तों, है ना। और इसमें प्रीमियम कितना होगा? 20 रुपये साल का देना पड़ेगा बस, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाता है PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। इसमें क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ एंड ड्यू टू एनी रीजन, मतलब इसमें तो एक्सीडेंटल डेथ होगा तभी मिलेगा, इसमें कोई भी रीजन हो आपको, मतलब आपका मतलब बेनिफिट मिल जाएगा इसमें, ठीक है। कवरेज कितना है? 2 लाख रुपए ही है दोस्तों इसमें, है ना। एलिजिबिलिटी इसमें 18 से 50 साल है, उसमें 18 से 70 साल था, इसमें 18 से 50 साल, है ना। बेनिफिट क्या है इसका दोस्तों? 2 लाख ऑन द डेथ, मतलब डेथ किसी भी रीजन से हुई हो 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। और उसका इसका प्रीमियम है 436 रुपये पर एनम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है तीसरा अटल पेंशन योजना, ठीक है। अब देखिए सारा चीज़ का इंतजाम कर दिया, पेंशन का कर दिया, बीमा का कर दिया, एक्सीडेंटल वाला भी कर दिया, है ना, सुरक्षा के लिए ये। तो अब ये पेंशन वाले में क्या है दोस्तों? ये पेंशन वाले में ये गारंटीड पेंशन देगा किसको? वही लोगों को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं। कितना पेंशन मिल सकता है? 1000 से 5000 रुपये, ठीक है, पर महीना, ठीक है, हर महीने, ठीक है। एलिजिबल इसमें 18 से 40 होंगे, देखिए 18 से 70 थे, 18 से 50 हुआ, ये 18 से 40 साल के लोग। अब भाई प्रीमियम जमा करेंगे तो उसके बाद देना भी तो होगा ना, तो 18 से 40 साल लोग एलिजिबल हैं। कंट्रीब्यूशन जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली, डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इसका भी रजिस्ट्रेशन सबका वही होगा, बैंक के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू या ऑनलाइन जो भी हो, है ना। रजिस्टर कराना जरूरी है इसको, तभी होगा, ठीक है। पेंशन बेनिफिट कब मिलेगा? 60 साल के बाद, ये ध्यान रखिए दोस्तों। और ये जो पेंशन है ये ट्रांसफरेबल है, नॉमिनी हो चाहे स्पाउस हो, स्पाउस मतलब पति पत्नी जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पाँचवा न्यूज़ क्या बोल रहा है? सेंटर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा है कि टेरिटोरियल आर्मी को आप बुलाइए। अब ये किसके अंडर में बोल सकती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेरिटोरियल आर्मी रूल्स 1948 का जो रूल नंबर 33 है उससे मतलब एम्पावर होके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, टेरिटोरियल आर्मी को, मतलब जो पर्सनल है उनको मतलब समन करने का मतलब एक तरह से पावर दिया है, मतलब ये एम्पावर करता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ये वाला रूल, ठीक है। किसके द्वारा यूज़ किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी दोस्तों ना, इसमें मतलब आप अगर काम भी कर रहे हैं ना, अगर आप एलिजिबिलिटी पूरा कर रहे हैं, जैसे आप ग्रेजुएट हों या फिर फिटनेस अच्छी हो, तो आप मतलब वो टेम्परेरी, मतलब आप मान लीजिए जैसे वॉर हुआ है ना, जितने भी फौजी होते हैं अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी वो जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है वहाँ पे जो खड़े होते हैं वो यही लोग होते हैं, टेरिटोरियल आर्मी वाले, है ना। और ये हमेशा नहीं, मतलब ये रेगुलर काम करने वाले लोग ही होते हैं, पर जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये आते हैं, ठीक है। अब टेरिटोरियल आर्मी में ही आप MS धोनी को देख लो, ये टेरिटोरियल आर्मी में ही है, ठीक है। इनहेंसिस मिलिट्री रेडीनेस स्पेशली फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, स्टैटिक ड्यूटीज़ यही है दोस्तों, है ना। जैसे मान ली कोई वार हो और सारे जवान चले जाएं, है ना, जो आर्मी वाले हैं, तो उनकी जो मतलब इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है जहाँ पे वो ड्यूटी करते हैं, तो वहाँ पे ये लोग आके खड़े होते हैं, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी वाले, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होते, ये मतलब वॉलंटरी होते हैं, ठीक है, पार्ट टाइम वॉलंटरी फोर्स, ठीक है, पार्ट टाइम वॉलंटरी फोर्स, ये अपना काम करते रहते हैं जैसे रेगुलर में, है ना। ऐसा नहीं है, मतलब मेंबर्स आर सिविलियंस ऑफ रेगुलर जॉब वाले होते हैं, हु वॉलंटरली सर्व व्हेन कॉल्ड अपॉन, मतलब जब बुलाया जाएगा तो सर्विस के लिए आ जाएंगे, ठीक है। आल्सो कॉल्ड एज टेररिस्ट, ये इनफॉर्मली कहा जाता है दोस्तों, है ना। दे आर द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। फौजी जब अपनी ड्यूटी वाली जगह छोड़कर वॉर में जाता है तो उसे टेरिटोरियल आर्मी टेम्परेरी होल्ड करती है, ये ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों ध्यान रखिए, 9 अक्टूबर को सी राजागोपालाचारी ने इसको फॉर्मली इनॉग्रेट किया था, किसको? टेरिटोरियल आर्मी को, तो इसलिए उस दिन को मनाया जाता है एज ए टेरिटोरियल आर्मी डे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद न्यूज़ में है हैर ऑफ ड्रोन्स। ये क्यों न्यूज़ में दोस्तों? जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान के वॉर के थ्रू, है ना, मतलब दौरान में, तो उस समय ये हैर ऑफ ड्रोन काफ़ी काम आए, है ना। ये पार्ट थे सिंदूर ऑपरेशन थ्रू, मतलब सिंदूर के, मतलब इसका खास क्या है ना, इसमें अगर किसी चीज़ को मतलब टारगेट करना है तो ये उस टारगेट को पहले ढूंढेगा, ढूंढने के बाद उस पर अटैक कर देगा, ठीक है। इसीलिए इसको सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं, मतलब इजराइल की मदद से बना है ये, ठीक है। किसके लिए? सर्विलांस टू स्ट्राइक, मतलब देख रेख से लेके स्ट्राइक करने तक का काम ये हैर ऑफ ड्रोन करता है, ठीक है। इंडोर्स कितना है? क्योंकि जैसे अगर एक बार निकालेंगे तो 6 से 9 घंटे तक मतलब इस बैटरी बैकअप है, और उसके बाद इसकी स्पीड कितनी है? 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, अप टू रेंज 1000 किलोमीटर तक जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि बना कहाँ पे है, ये इजराइल में बना है, पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर है, ढूंढ के मारता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए क्या करता है? ढूंढ के मारता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, अब जैसे कि S-400 का काफ़ी नाम लिया गया था, है ना,
S-400 काफ़ी आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि हमारा भी इंडिजीनियसली मेड एक आकाश वेपन सिस्टम है, जिसके बारे में लोग जान ही नहीं रहे। बात करना चाहिए ना, जितनी बात होगी तो उतना ही मतलब इंडिया के डिफेंस सेक्टर में काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग जब बातें होंगी ग्लोबली तो लोग इसको खरीदेंगे भी, मतलब कंट्रीज़ है ना। हम S-400 वहाँ बोलता हूँ बहुत फ़ायदेमंद है S-400, पर उसके साथ हम लोग को आकाश को नहीं भूलना चाहिए। अब देखिए आकाश वेपन सिस्टम पूरी तरह से इंडिजीनियसली है मेड, ठीक है, पूरी तरह से। शॉर्ट रेंज भले ही है पर बनाया तो हम ही लोगों ने ना, बिल्ड बाय इंडिया। रेंज इसका 4.5 से 25 किलोमीटर है, एल्टीट्यूड 100 मीटर से 20 किलोमीटर तक ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। सेम वही काम है जैसे S-400 करता है, पर यह है कि इसका रेंज अलग है, ठीक है, कुछ लिमिटेशन भी रह जाती है इसमें। अब S-400 तो हर तरह के टारगेट को कर लेता था ना। अब बराकेट जो है ये इंडिया और इजराइल ने मिल के बनाया, बस इतना ही ध्यान रखिएगा बराकेट के बारे में। ये भी मतलब सेम वही S-400 की तरह ही है। अब इसमें क्या है कि बस आप जान लीजिए मैक 2.0 स्पीड है, मतलब साउंड की जो स्पीड है उससे 2 गुनी स्पीड। और बाकी रेंज उन्हें इतना पूछा नहीं जाएगा, बस आपको ध्यान किसके बारे में रखना है, इसके बारे में, आकाश वेपन सिस्टम के बारे में। इसका रेंज 4.5 से 25 किलोमीटर है, अल्टीट्यूड 100 मीटर से 20 किलोमीटर है। शॉर्ट रेंज है, इंडिजीनियसली डेवलप, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपको दोस्तों इंडियाज़ फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली टू रन फुल्ली ऑन सोलर पावर, मतलब जहाँ पे बिजली पूरा सोलर पावर, सोलर की द्वारा ही दिया जाएगा, है ना, तो वो है दिल्ली असेंबली, ठीक है। मतलब यहाँ पे मोस्टली शायद 1 महीने के अंदर में ये इंस्टॉलेशन पूरी तरह हो जाएगी, तो इसे मतलब अलग से बिजली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर लेगा सोलर पावर से, ठीक है। अब दिल्ली के बारे में थोड़ा जान लीजिए। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, विनय कुमार सक्सेना। CM कौन है, रेखा गुप्ता, जो कि BJP से हैं। और असेंबली सीट्स कितनी है, 70 असेंबली है, न्यूज़ में तो असेंबली सीट जान लीजिए 70 है, ठीक है। उसके बाद 9th करंट अफेयर आपका जाता है डॉक्टर सुबन्ना अयप्पम। ये कौन है, ये अभी रिसेंटली मतलब इनका देहांत हुआ है, ये अभी न्यूज़ में है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, पद्मश्री भी इनको मिला 2022 में। और ये साइंटिस्ट थे एक्वाकल्चर, मतलब जो मछली उछली वाला होता है वही एक्वाकल्चर। इन्होंने एक समय मतलब ब्लू रेवोल्यूशन को लीड भी किया था, मतलब नेतृत्व भी किया था। अब ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में आप जान लीजिए, ये स्टार्ट हुआ था 7th 5 ईयर प्लान में, ठीक है, 1985 से 1990 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। किस लिए, फिशरी सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसमें क्रेडिट किसको मिलता है, डॉक्टर हीरालाल चौधरी, जिनको फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन भी बोला जाता है इंडिया की, है ना, और डॉक्टर अरुण कृष्णन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद करंट अफेयर आपका जाता है 5th एशियन इंडिया यूथ समिट 2025। ये कहाँ हेल्ड होगा, गोवा में, ठीक है। मतलब ये जान लीजिए युवाओं को एक इंटरनेशनल मंच प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकें, मतलब प्रमोट करना, ठीक है। अब इसमें मेन जानने वाली बात क्या है, गोवा में वो होगा, ठीक है। मेन जानने वाली बात है एशियन क्या है। एशियन दोस्तों जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, मतलब आप जान लीजिए इंडिया के ईस्ट साइड में जितने भी है ना वो सारे। अब इसमें जान लीजिए ये कैसे स्टार्ट हुआ था, ये 8 अगस्त 1967 को स्टार्ट हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन से, ठीक है, ये आया था तब ये स्टार्ट हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है, और करंटली जो चेयरमैनशिप है इसकी ये मलेशिया के पास है, ठीक है। इसमें 11 मेंबर हैं। इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा तिमोर लेस्ते ये सबसे रिसेंट है, ये याद रखिएगा दोस्तों, बाकी सब तो मतलब नहीं पूछेगा क्योंकि पुराना ही है। बाकी आप लोग जान लीजिए टोटल 11 मेंबर हैं, सबसे लेटेस्ट तिमोर लेस्ते हैं, और ये ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है, ये हो गए। अब इसमें जानने वाली बात क्या है कि एशियान का इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है, पर 1992 में वार्तालाप करने के लिए मतलब डायलॉग पार्टनर बन गया है इसका, है ना, किसका, एशियन का, ठीक है। सॉरी दोस्तों थोड़ा जुकाम हो गया है। उसके बाद 12th करंट अफेयर आपका जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने क्या किया अभी हाल फिलहाल में, फिर एक बेवकूफ़ी वाला काम किया उसने चेस को बैन कर दिया। रीजन क्या दिया उसने, बोला कि ये गैम्बलिंग को बढ़ाएगा, इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद और गैम्बलिंग उनके धर्म में मतलब पाप है ना। अब तालिबान गवर्नमेंट सिंस 2021 से, जैसे मतलब अमेरिका हटा वहाँ से 2021 से किसका शासन है अफगानिस्तान में, तालिबान का। कैपिटल क्या है, काबुल, करेंसी अफगानी है। PM एक्टिंग वाले जो हैं हसन अखंड, ठीक है। और बस इतना ध्यान रखिएगा, इसमें जाने वाली बात सिर्फ यही है कि अफगानिस्तान इंडिया के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री करता है, मतलब लगती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका दोस्तों सेफ हार्बर रूल। क्या है सेफ हार्बर रूल, मतलब ये वो रूल हुआ जिसमें मतलब जो भी प्लेटफॉर्म हो गया जैसे फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, है ना, सॉरी, सेफ हार्बर रूल क्या हुआ। सेफ हार्बर रूल मतलब जैसे कि मतलब फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसमें क्या होता है ना दोस्तों, जैसे कि आपने कोई पोस्ट डाला तो उस पोस्ट के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मैं हूँ, मतलब आप हैं अगर आपने डाला है वो, मतलब अगर आपने फेसबुक डाला तो फेसबुक जिम्मेदार नहीं है। तो ये इनको इम्यूनिटी मिल जाती थी इन प्लेटफॉर्म को कि मतलब आपके प्लेटफॉर्म पे कोई भी कुछ जाएगा तो वो जिम्मेदार होगा, ये लोग नहीं होंगे। तो सरकार इसी चीज़ को चेंज करने के लिए सोच रही है, क्योंकि अभी क्या काफ़ी फेक न्यूज़ चल रही है, जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेके, है ना, खूब झूठी खबरें चल रही है ना, तो वो सोच रही है कि मतलब कुछ इसमें चेंज किया जाए, है ना, ताकि मतलब अगर ये करे तो इनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बने, है ना। अब रिलेटेड टू आप ध्यान रखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और कंटेंट लाइबिलिटी है, बस इतना ध्यान रखिए। उसके बाद आता है दोस्तों ऑपरेशन केलर। अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है ना, मेरे ख्याल से ये 13 मई को ही लॉन्च हुआ है, ठीक है।
कहाँ लॉन्च हुआ है? ये शोपियन डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर। आप ध्यान रखिए जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? राष्ट्रीय राइफल। ये जो राइफल है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये पर्टिकुलरली टेररिस्ट के लिए ही बना, मतलब टेररिज्म को खत्म करने के लिए ही इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इस ऑपरेशन का केरल का मतलब, और ये किस तरह का ऑपरेशन है? सर्च एंड डिस्ट्रॉय, मतलब ढूंढ के जितने भी टेररिस्ट उस एरिया में हैं उनको खत्म करना। और हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से 2 से 3 टेररिस्ट को खत्म भी कर दिया गया, ठीक है, इसी रीजन से, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये रीजन के नाम से भी पड़ा है ये केरल, क्योंकि इसी रीजन में ज़्यादा मतलब आतंकवादी छुपते हैं आके, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय राइफल के बारे में आप जान लीजिए। ये इस्टेब्लिश हुआ था वही टेररिज्म को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर में 1990 में स्टार्ट हुआ था, मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर इसका उधमपुर जम्मू कश्मीर, ठीक। और अभी जो हाल फिलहाल में है चीफ मेजर जनरल अनुपम राजी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यही थे आज की करंट अफेयर। अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, है। और थैंक यू, कल मिलते हैं।